देख रहे हैं एग्जैक्ट न्यूज। अभी हम वर्तमान में खड़े हैं उत्तराखंड देवभूमि के जनपद अल्मोड़ा के गांव चौवा खालसा में, जो कि विधानसभा जागेश्वर के अंतर्गत आता है। हमारा आज का विषय है पहाड़ी जनजीवन कैसे व्यतीत करते हैं। कोरोना काल के दौरान किस तरह से उन्होंने पहाड़ी जनजीवन व्यतीत किया, उनको किस तरह से सरकार की सुविधा मुहैया कराई गई एवं उनके आय के स्रोत क्या क्या होते हैं। आइए चलते हैं, एक चाचा बैठे हैं, उनसे बात करते हैं और जानकारी करते हैं चाचा से कि क्या है उनका जनजीवन। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह। कहाँ से हैं आप? चम्मा खालसा से। चौवा खालसा से। हम आपसे जानना चाहेंगे कोरोना के दौरान आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा? दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता था। किस किस तरह की दिक्कतें आई जैसे आपको? सब्जी नहीं है, अनाज की कमी है, हैं? और मंडी में ज़्यादा नहीं है, घर ही में बैठे रहना है, ये परेशानी है ही है। जैसे कि कोरोना के दौरान तमाम जगह के विधायकों ने, सांसदों ने अपने क्षेत्र में घूमकर अपने क्षेत्र की गरीब जनता के लिए साधन मुहैया कराए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या बढ़िया हो किया उन्होंने, मतलब जो भी किया विधायक ने। आपके यहाँ कोई विधायक या ब्लॉक प्रमुख वगैरह कोई आए क्या? आए तो नहीं, मतलब प्रधानमंत्री ने जो दिया हमको वही मिला है हमको। प्रधानमंत्री ने जो दिया वही मिला। बस। प्रधानमंत्री ने ये अच्छा कार्य किया। बहुत बढ़िया काम किया गरीब के लिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके आय के स्रोत क्या है, मतलब किस तरह से आप अपने परिवार को चलाते हैं, कहाँ से आपकी इनकम होती है? इनकम कहाँ होती है सर, हम तो बेरोजगार घर में ठहरे, बकरी पालते हैं थोड़ा, बस बेरोजगारी ठहरी। देखिए, आप अभी हमने एक चाचा जी से बात की, उन्होंने बताया हमारा जो रोजगार है, हमारा जो भी आय का स्रोत है वो है बकरी गौपालन, मतलब उनके दूध से ही उनके आय के स्रोत चलते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा कोरोना काल में जिस तरह से सरकार द्वारा सुविधा मुहैया कराई गई उसके लिए बहुत अच्छा बताया। आइए हम आगे बात करते हैं, हमारे चमा खालसा की प्रधान महोदया से बात करेंगे। चलिए आइए हम चलते हैं प्रधान जी के पास। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आपका नाम? मेरा नाम पूजा कार्तिक। कहाँ से हैं आप? मेरे ग्राम पंचायत का नाम है चम्मा खालसा। प्रधान हैं आप यहाँ की? हाँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ। मैम आपसे जानना चाहेंगे कोरोना काल के दौरान सरकार ने आपकी ग्राम पंचायत को किस किस तरह की सुविधा मुहैया कराई और आप उनसे कितने संतुष्ट हुए? सरकार की तरफ से कोरोना काल में हमारे गांव को कोई भी सुविधा नहीं मिली। मिली। सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान कोई भी सुविधा आपकी ग्राम पंचायत को नहीं मिली, तब मैं जानना चाहूँगा आपकी ग्राम पंचायत के लोगों का जनजीवन कैसे व्यतीत हुआ? बहुत कष्टदायी व्यतीत हुआ। और हमारे यहाँ जैसे शहरों से प्रवासी गांव में आए, 200-250 के करीब, तो उनके घर में जैसे राशन पानी की व्यवस्था वगैरह नहीं होती थी। तो गांव के लोग कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे खान पान की व्यवस्था नहीं है। जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे के लोग हैं उनके लिए बहुत कष्टदायी हुआ। जहाँ पे कुछ घरों में हमने और किसी दोस्तों ने मदद करके ऐसे जीवन यापन किया। और जैसे ये मनरेगा के कार्यों से रोजगार करके ऐसे व्यतीत किया। कष्टदायी रहा कोरोना काल। तरह से कोरोना काल के दौरान आपके क्षेत्र में किसी भी विधायक, आपके क्षेत्रीय जागेश्वर के जो विधायक हैं उन्होंने नहीं देखा, आपके यहाँ के सांसद हैं उन्होंने यहाँ आकर के क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को नहीं जाना, नहीं समझा। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने अपने ग्राम सभा के लिए क्या सोच रखा है और क्षेत्रीय जो अधिकारी हैं या नेता हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम विधायक सांसदीय लोगों से, विधायक से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत में, मैं अपने ग्राम पंचायत के लिए मतलब बच्चे ही गांव का भविष्य होते हैं, वही हमारे यहाँ बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ स्कूलों की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, जहाँ शिक्षा अच्छी नहीं है, टीचर नहीं है, और अस्पतालों की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। यहाँ अस्पताल के लिए दूर जाना पड़ता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि अपने टाइम में से कुछ समय हमारे क्षेत्र को दिया जाए, जिसमें हमारे क्षेत्र की समस्याओं को देखा जाए
जो काफ़ी व्यतीत हैं यहाँ के सरकारी नुमाइंदों से, यहाँ के जागेश्वर विधानसभा के विधायक से, यहाँ के सांसद से। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोरोना काल के दौरान हमारे गांव या हमारे आसपास के क्षेत्र को किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा यहाँ की सबसे मुख्य समस्या है इनके ग्राम सभा की, वह समस्या है बच्चों का शिक्षित न होना, अर्थात यहाँ विद्यालय की कोई व्यवस्था नहीं है। जब यहाँ विद्यालय की व्यवस्था नहीं है तो आज के इस कलयुग के दौर में जहाँ एक लड़का तो दूर दराज अब शिक्षा ग्रहण करने 2, 4, 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा सकता है, पर एक घर की बेटी, एक बहन अकेले इन दुर्गम रास्तों से किस तरह से शिक्षा लेने विद्यालय जाए। अर्थात यहाँ की प्रधान का सबसे बड़ा एजेंडा है शिक्षा, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद हमारी ग्राम सभा पर गौर दें और एक विद्यालय का निर्माण कराएं ताकि यहाँ के बच्चे अधिक से अधिक साक्षर हों, शिक्षक हों। सच हैं जो पिछले समय में एक फैक्ट्री के अंदर एचआर के पद पर तैनात थे, आज वह नौकरी को छोड़ करके अपने गांव में आए हैं। चलिए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुकुम सिंह कार्की, मैं ग्राम चमुआ खालसा में रहता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कोरोना काल के दौरान या कोरोना के बाद आम पहाड़ी जनजीवन कैसे व्यतीत हुआ और कैसे व्यतीत हो रहा है? कोरोना काल के बाद हमारे 200-250 प्रवासी मैदान छोड़ के पहाड़ की ओर आए, और इस पहाड़ में सभी लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। उस समय हमारे प्रवासियों को बहुत बड़ी दिक्कत आई, किसी घर में खाना नहीं है, किसी घर में अनाज नहीं है। कुछ लोग लेबरी कर रहे थे तो लेबरी में भी कोरोना काल में उनको लेबरी नहीं मिल पाई। तो कोरोना काल में परिवार ने, व्यक्ति ने, प्रवासी ने बहुत कष्टमय जीवन जिया। किसी के घर में तो आटा चावल तक खाने के लिए नहीं था। सर आप पहाड़ी लोगों का जिसे बोलते हैं कि खान पान, किस तरह का खान पान रहता है और उत्पादन कैसे करते हैं? खान पान यहाँ पर झंगोरा, कोदा और मोडवा माजरा होता है। यहाँ पर चावल नहीं उत्पादन होता है, गेहूँ भी उत्पादन नहीं होता है। यहाँ का खान पान मीन क्या है कि लोग लेबरी करते हैं, लेबरी के बाद कुछ पैसा आता है तो उसे राशन ले आते हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल वगैरह लाते हैं। तो उसमें कोरोना काल में लेबरी नहीं मिलने की वजह से, लोगों के पास पैसा न होने की वजह से उनके खान पान में डिस्टर्ब रहा। जिन घरों में गेहूं की सुविधा नहीं हो पाती है, सुना जाता है कि मडवा की रोटी बनती है, तब क्या वह लोग मडवा की रोटी तैयार करके खाते हैं? हाँ, मडवा के साथ कुछ गेहूं मिक्स करके खाते हैं, पूरा मडवा नहीं खाते हैं, क्योंकि मडवा बहुत हार्ड होता है। आज के डेट में मडवे को पचाने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो गेहूं के साथ मडवे को मिला करके मिक्स करके खाते हैं, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि गेहूँ लाने के लिए पैसे नहीं थे, आटा लाने के लिए पैसे नहीं थे, तेल लाने के लिए पैसे नहीं थे। 250 प्रवासी गाँव में आ चुके थे। बहुत मुसीबत का समय था उसमें। जैसे कि लगातार सरकार दावे करती है कि हम पलायन रोक रहे हैं, आपको लगता है क्या सरकार पलायन रोकने में कामयाब है? नहीं, सरकार किसी भी हद तक पलायन रोकने में तैयार नहीं है, सफल नहीं है। इसलिए नहीं है कि किसी भी प्रवासी को या किसी भी युवक को गांव में रोजगार करने का कोई भी किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दिया गया है। चाहे वो बेमौसमी सब्जी का उत्पादन करे, चाहे मौसमी सब्जी का उत्पादन करे, चाहे बागवानी का उत्पादन करे, या चाहे पशुपालन का उत्पादन करे, उस किसी भी विषय में सरकार किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करती है। जबकि यहाँ पर बहुत सारे आसार हैं कि यहाँ पर लोकल में छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे छोटे उद्योग चलाए जा सकते हैं और छोटे छोटे उत्पादन किए जा सकते हैं। अभी देखिए, अभी हमने बात की कार्की जी से। कार्की जी ने हमको स्पष्ट बताया कि सरकार जिस तरह से उत्तराखंड सरकार दावे करती है कि हम पलायन रोक रहे हैं, कार्की जी का दावा था कि सरकार पलायन रोकने में कामयाब नहीं है, क्योंकि सरकार इस तरह का कोई भी साधन मुहैया नहीं करा रही है जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे, यहाँ के रहने वाले नागरिक यहाँ रह करके कुछ रोजगार कर सकें। कुछ ऐसा सब्सिडी उनको दिया जाए ताकि वो, जैसे बहुत सारी तरह से आय के स्रोत होते हैं, पशुपालन, खेती या अन्य जो ट्रैवल्स वगैरह के जो स्रोत होते हैं। मैं अब अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार ठीक से अच्छे से दिखाएं चारों तरफ का एरिया कि किस तरह से पहाड़ी लोग अपना जनजीवन व्यतीत करते हैं। थोड़ा आगे आकर के दिखाइए, दूर तक देखिए, दूर तक किस तरह से वहाँ अलग अलग दूरी में घर बने हुए हैं और किस तरह से लोग का जनजीवन रहता है, एक आम नागरिक की तरह रहते हैं। जैसे कि देखने को आता है, अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी का एक प्रधान जो होता है, वो प्रधान इतना प्रभावशाली होता है, इतना चटक पटक के साथ रहता है, इतना फैशन के साथ रहता है कि वो दूर से एक विधायक का घर नज़र आता है। और यहाँ हम चमुआ खालसा के प्रधान जी के यहाँ खड़े हैं, इनके घर की स्थिति में एक बार कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ इनके घर की स्थिति को दिखाएं।
देखिए ये किस तरह से एकदम आम जनजीवन, इनको कहीं से कहीं तक कोई ऐसा गुरूर नहीं है कि ये इस गांव की प्रधान है। इनका अपना सपना भी है कि आगे चल करके ये क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करें, फिर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें। पता है किस तरह से ये एकदम आम तरह से, आम लोगों की तरह से इन्होंने अपना घर को मेंटेन किया हुआ है। कोई ऐसा शान शौकत नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे लगता हो कि ये एक प्रधान का घर है। तो ये है पहाड़ी जनजीवन। पहाड़ी लोग आज भी बहुत शालीनता के साथ रहते हैं। इस सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश प्रसाद है। मैं ग्राम पंचायत बहुलतुला का रहने वाला हूँ। सर हम जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में जिस तरह से पहाड़ हैं और अल्मोड़ा से काफ़ी दूरी है, जो पिछले समय में कोरोना काल रहा, कोरोना काल के दौरान आप लोग का जनजीवन कैसा रहा? बस यूँ लगा ये जनजीवन तो पूरा ठप ही रहा। इतना था कि पहाड़ में थोड़ा घूमने फिरने को बाहर निकल सकते हैं, अपने खेत खलिहानों में ही काम किया हम लोगों ने। और इधर मार्केट और इधर भीड़ भाड़ वाली एरिया में तो गए नहीं। और इतना था कि जैसे प्रिंसिपल लोग एक घर के अंदर बंद रह गए, तो हम लोग को थोड़ा खुला एक वो मिला। और बाकी का यही रहा, संसाधन जो थे अपने पास वो यूज किए। समस्याएं तो बहुत आई, तो वैसे ही अपने को टेकल किए। खड़े हैं जागेश्वर विधानसभा के गांव काना में। यहाँ हम बात करते हैं पहाड़ी जनजीवन के बारे में। एक भैया हैं, चलिए आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? चंदन मेहता। कहाँ से हैं आप? मैं झांकर सैम ग्राम काना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस आप कोरोना आपदा के दौरान सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य आपके हित में अथवा जन हित में कराए गए? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ग्रामवासी जो रहते हैं कि कोरोना काल में ज़्यादातर हमारा युवा रहता है जो बाहर रहता है, जॉब करने के लिए, रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ रोज़गार की बहुत दिक्कत है। तो इस वजह से हमारे जो साथी हैं ग्रामवासी, जो भी युवा बाहर रोज़गार के लिए गए हुए थे, ये तो कोरोना काल में उन लोगों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी। इधर उधर वो कई लोग पिछले साल जो फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें फंस भी गए थे। तो इस बार के लॉकडाउन में पहाड़ में भी उस कोरोना का ज़्यादा असर पड़ा है। तो हमारे खान पान से लेके सभी चीज़ में अधिक से अधिक प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जो रोज़ का उनका दिहाड़ी होती है, रोज़ का उनका जिससे वो दिनचर्या अपनी चलाते हैं, तो उससे उन लोगों को अपनी आय में कमी आई, क्योंकि वो दिन में रोज़ जो कमाते हैं उसी से वो शाम को अपना दिनचर्या, अपने परिवार जो है उसका ही पालन पोषण करते हैं। तो उसमें कहना चाहेंगे जैसे कि यहाँ के जागेश्वर विधानसभा के विधायक है, यहाँ से जो सांसद हैं, उनके द्वारा क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया गया क्या? या उनके द्वारा जो भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो कोरोना काल में गरीब जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए, ग्रामीणों के लिए जो राशन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई है, उपलब्ध नहीं है? सर मैं कहना चाहूँगा कि राशन तो मिला है, गरीबों को ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। राशन जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती है उनमें भी राशन वितरण किया गया। और बाकी जो कहना चाह रहे हैं कि आप विधानसभा विधायक द्वारा की मदद की होगी, हमारे विधानसभा में तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में लगभग बहुत कम लोग होंगे जिनको फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे आजकल के हिसाब से बहुत डेवलप हो रहा है, हर जगह बहुत ज़्यादा डेवलप हो ही रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ बहुत कम डेवलप देखने को मिला है। और क्या बोलते हैं, विधानसभा में ना सांसद कोई भ्रमण कर रहा है, ना विधायक कोई भ्रमण कर रहा है। आप लोग के आय के साधन क्या है? आप लोग के आय का आपका जो घर परिवार चलाते हैं, घर के अंदर जो भी बाजारू वस्तुएं आती हैं, उनका आय के स्रोत क्या साधन है? आय के स्रोत सर मैं ज़्यादातर तौर से कहना चाहूँगा कि यहाँ के ग्रामीण लोग ज़्यादातर खेती ही करते हैं, जो और खेती होगी, मजदूरी होगी, और बहुत कम % लोग होंगे जो बाहर जाकर सरकारी जॉब तो बहुत कम छोड़िए आप, क्योंकि उसका तो मौका ही नहीं मिल पाता है। कंपटीशन का इतना ज़माना है कि पहाड़ी लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं पाता आजकल के लोग सरकार के द्वारा। तो सरकार मैं बोलना चाहूँगा कि पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विफल हो गई है, कि वो उनको ये देखना चाहिए कि वो जिस हिसाब से वो प्रचार प्रसार के लिए गांव में लोगों के पास आते हैं, उस हिसाब से उनको उनके रिजल्ट के बाद भी गांव में आना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों का सुख दुख जानना चाहिए। उसके बाद वो गांव में ये बोल सकते हैं कि हाँ हमने आए हैं तो दोबारा वो वोट मांगने आ सके, काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और लोग इस कोरोना काल में कोविड का जो समय था उसमें लोग
पूरी तरीके से कोई किसी समस्या में फंसा हुआ था, कोई किसी समस्या में फंसा था, तो लोगों को उनको उनके पास जाके सर्वे लेना चाहिए कि आपको लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आवश्यकता उनको पूरी करनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से वो अपना बताते कि हम सेवा करते हैं, खाली वो सोशल मीडिया में डालने से एक सेवा करना नहीं होता है सर, उसको अमल में लाना पड़ता है, ज़मीनी तौर पर उसको दिखाना पड़ता है कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो खाली सोशल मीडिया में और अपना फेसबुक व्हाट्सअप में डालने से नहीं होता कि हमने यहाँ पर कुछ किसी को दिया और फ़ोटो खिंचवा के डलवा दिया कि यहाँ हमने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया। तो उसको आम जो हमारी ज़िंदगी है उसमें अमल में लाना पड़ता है किसी भी काम के लिए सर। जैसे कि हम अभी खड़े हैं झाकर सैम मंदिर, ये बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस क्षेत्र के लिए हम स्वयं जी का जो आशीर्वाद यहाँ के लिए दिया गया है वो लोग उसी के लिए आजकल तो हम जागेश्वर की बात करते हैं, जागेश्वर को भी बनाने का श्रेय हम झाकर सैम मंदिर को देखिए अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के अपने युवा साथी से, जिन्होंने हमको बताया कि इनके जागेश्वर जो विधानसभा आती है अल्मोड़ा जनपद से जो सांसद है, जागेश्वर से जो विधायक हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा क्षेत्र का कोई भ्रमण नहीं किया जाता है। जैसे कि सरकार लगातार दावे कर रही है, उत्तराखंड सरकार, कि हम पलायन रोक रहे हैं। हमारे युवा साथी का बात करते करते दर्द स्पष्ट छलका कि यहाँ रोजगार नहीं है, युवाओं को भटकना पड़ता है, और जब युवा कोरोना काल में वापस आए तो उनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। यहाँ तक कि घर के राशन के लिए, नमक मिर्च के जैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट के लिए यहाँ के लोगों को कोरोना काल में समस्या से जूझना पड़ा।